हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। क्या पढ़ाएंगे हम? पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी क्या होते हैं वो भी बताएंगे। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में हम देखते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, पूर्णांतरिक परावर्तन मतलब पूर्णतः प्रकाश का क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। पूर्णतः मतलब परावर्तन हो जाए, ठीक है नहीं, उसे कहते हैं हम पूर्णांतरिक परावर्तन। अब बात करते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है। तो हम पहले चित्रों से समझेंगे। क्या करेंगे? चित्रों से समझेंगे। ये 4 चित्र हैं। इन 4 चित्रों में हमने क्या किया है कि जो ऊपर वाला माध्यम वो सघन माध्यम लिया है और नीचे वाला माध्यम लिया है हमने विरल माध्यम। कौन सा लिया है? विरल माध्यम लिया है और ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम लिया है, ठीक है नहीं। सघन मतलब घनापन यानी कि जल, ठीक है नहीं, और विरल मतलब वायु यानी कि इससे होकर के प्रकाश की आसानी से निकल जाती हैं, और सघन यानी कि बहुत दुर्बलता से निकलती हैं। एक होता है सघन, एक होता है विरल, ठीक है नहीं। तो ये माध्यम चारों में है, यानी कि ये भी सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। वैसे इस वाले चित्र में भी सघन है और ये विरल है, ये भी सघन है, ये भी क्या है, विरल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब प्रकाश की किरण यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी कि जब सघन से विरल में आएगी, इन चित्रों से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन से यानी कि ये सघन माध्यम है, सघन से क्या है विरल में आएगी। ये मान लो यहाँ कोई बिंदु है, ये n अविलंब होता है, ठीक है नहीं, इसके ऊपर ये तल होता है, यानी कि ये वाला माध्यम सघन है और ये वाला माध्यम विरल है। ये वाली किरण ले ली हमने A और इसे मान लेते हैं O बिंदु। क्या मान लेते हैं? O नहीं, छोड़ो, O नहीं, O तो हमने ये ले लिया, ठीक है नहीं। यहाँ मान लेते हैं B बिंदु। बी बिंदु मान लेता हूँ। जब यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से कट के जाएगी, सीधी जानी चाहिए, ऐसे करके सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, परंतु क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये स्थिति होती है इसमें। तो ये स्थिति में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है, और ये वाला जो कोण होता है इसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि इस स्थिति में जो आपतन कोण है वो लेस देन होगा किसके? आर के, यानी कि आर बड़ा होगा, ठीक है नहीं। क्या होगा? लेस देन होगा, यानी कि आर कोण जो होगा वो बड़ा होगा आपतन कोण से, क्योंकि जब अविलंब से दूर हट रही है तो यानी कि इसका कोण बड़ा होगा, ठीक है नहीं। तो ये स्थिति बनती है। ये स्थिति स्नेल के नियम में आती है। किस में आती है? नियम के, स्नेल के नियम में। एन बराबर होता है हमारा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है नहीं। तो ये स्थिति स्नेल के नियम में आती है। तो ये वाली स्थिति जो होती है वो स्नेल के नियम में आती है, यानी कि इसे स्नेल के नियम में यूज किया जाता है, यानी कि स्नेल के नियम में ये स्थिति फॉलो की जाती है। अब बात करते हैं दूसरे चित्र में। यदि हम इस किरण को और नीचे तक लाएंगे, यानी कि हल्की सी और नीचे लेके आए, यानी कि ये मान लो हमने और नीचे लेके आए इस किरण को, क्या करके लाए? और नीचे किरण लेके आए, तो क्या हुआ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है आपतन कोण है, ठीक है नहीं, परंतु ये भी किरण क्या है? अविलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये कोण अलखा और बड़ा बनेगा, ठीक है नहीं। तो यानी कि ये भी कोण क्या बनेगा? आई आपतन कोण होगा वो लेस देन होगा आर के, ठीक है नहीं। क्या होगा? लेस देन होगा आर के। जैसे जैसे हम इसे नीचे करते जाएंगे ये वाला कोण ऊपर उठता जाएगा। यानी कि अब चौथे में देखते हैं, यानी कि इसी किरण, अब हम चौथे में क्या करते हैं, ये वाली किरण को, इस वाली किरण को और नीचे लेके आते हैं, यानी कि इस किरण को हम यहाँ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? यहाँ लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण आई मानते हैं हम इसको, परंतु ये वाली स्थिति क्या होती है, देखो ये वाली किरण जानी चाहिए थी यूँ करके जानी चाहिए थी, परंतु ये किरण इस तल से होकर चली जाती है, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अब हमने बताया था जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो जो आपतन कोण होता है उसे कहते हैं हम क्रांतिक कोण, यानी कि ये क्रांतिक कोण में स्थिति आती है। किसमें आती है? क्रांतिक कोण में। किसमें आती है? क्रांतिक कोण में स्थिति आती है। यानी कि ये किरण है, ठीक समझ में आया आपको? ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, इसे भी हम ए बी सी मानेंगे, इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे हम सी, ठीक है नहीं। तो ये चित्र समझ में आया? ये काम में आता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण में आता है, क्रांतिक कोण के लिए। किसके लिए आता है? क्रांतिक कोण के लिए। ये क्रांतिक कोण के लिए होती स्थिति। अब देखते हैं हम, जब हम इस आपतन कोण को, यही क्रांतिक कोण है, इससे और नीचे लेके आते हैं, यानी कि जैसे जैसे इस नीचे को लेके आते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि इसमें हम और नीचे लेके आए, क्या करके और नीचे लेके आए। तो और नीचे लेके आएंगे तो क्या होता है, अब ये किरण हमने बताया था कि जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, यानी कि जब इसको और नीचे लेके आते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये किरण कैसे जाती है, नौका चली जाती है, ठीक है नहीं, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है,
यानी कि ये हो जाता है परावर्तन। क्या हो जाता है? परावर्तन। तो ये कौन हो जाता है? आई, और ये कौन आता है? आर। क्या होता है? आर हो जाता है। क्या होता है? आर हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो आई कौन होगा वो कितना होगा? आर कौन होगा? ठीक है नहीं, बराबर होगा इक्वल टू, ठीक है नहीं, बराबर होगा। तो यही होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी और उसी माध्यम में वापस चली जाए उसे कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये बात है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण इसका जो कोण का मान होगा आई बराबर, मतलब आई जो होगा वो आई बराबर होगा सी के, किसी के? आई सी के, मतलब आई सी भी लेते हैं हम, क्योंकि आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसलिए आई सी भी कहते हैं इसको, या सी कहो या आई सी कहो, बात एक ही है। ठीक है नहीं, तो आई सी भी ले लेते हैं। क्या कहते हैं? आई सी ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो कोण होता है ये वाला, ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है आपतन अपवर्तन कोण। ठीक है नहीं, अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और जी वाला कोण तो जानते हैं क्रांतिक कोण होता है। ठीक, लेस देन तो होता ही है। अब बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है कि आई कोण और आर के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ये पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। तो ये स्थिति जो होती है ये पूर्णांतरिक परावर्तन की होती है। क्या होती है? पूर्णांतरिक परावर्तन की। जब प्रकाश की किरण को हम क्रांतिक कोण से और नीचे लेके आते हैं, यानी क्रांतिक कोण से और नीचे लेके आते हैं, कोण को और बड़ा करते हैं, तो ये वाली जो किरण है वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है नहीं, क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे कहते हैं हम पूर्णांतरिक परावर्तन। समझ में आया? इसकी जो परिभाषा है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। ठीक, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण का मान अधिक होने के कारण प्रकाश की किरण विरल माध्यम में बिल्कुल न जाकर के सघन माध्यम में ही लौट आती है। इसे कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा आपको किस मिल जाएगी? स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है नहीं, तो ये आपको समझ में आया। ये स्थिति स्नेल के नियम के लिए होती है, यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण ये यहाँ से विचलित हो गई। ठीक है, तो ये जो आपतन कोण है ये कौन सा है? अपवर्तन कोण। ऐसे ऐसे और नीचे लेके आएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे ही हम इसको और नीचे लेके आएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो ये क्रांतिक कोण की स्थिति होती है, किसकी होती है? क्रांतिक कोण की होती है। और जो ये वाली स्थिति है इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये स्थिति होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें होती हैं वो दो शर्त होती हैं। कितनी होती हैं? दो शर्त होती हैं। दो शर्त कौन कौन सी होती हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की। दो शर्त होती हैं। क्या शर्त होती हैं? दो शर्त होती हैं। तो कितनी होती है? शर्तें देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं? शर्तें। क्या देखते हैं इसकी? शर्तें देखते हैं। इसकी जो शर्तें होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है हमारी जब प्रकाश की किरण सघन से, किससे? सघन माध्यम से किस में जा रही हो? विरल में जाए। विरल में मतलब सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए, तभी क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि इसका जो आपतन कोण होता है, क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्या हो? से अधिक हो। तो इसकी दो शर्त होती हैं, यानी कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए। यूँ नहीं कि विरल से सघन में जाए। अगर विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? वो तो अवलंब की ओर झुकता है, तो अवलंब से दूर का बटेगा। यानी कि आप देख सकते हैं जब ये क्या है, ऊपर वाला हमने ले लेते हैं विरल। क्या लेते हैं? अगर इसे हम विरल माध्यम लेंगे, इसे विरल माध्यम ले लेंगे और इसे सघन माध्यम लेंगे। अगर क्या लेंगे? सघन माध्यम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अवलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? अवलंब की ओर झुकेगी। तो पूर्णांतरिक परावर्तन कैसे होगा? ठीक है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर क्या लेते हैं? ऊपर लेते हैं हम सघन माध्यम। क्या लेते हैं? सघन माध्यम लेते हैं। ऊपर सघन से प्रकाश जाना चाहिए, तभी होता है पूर्णांतरिक। सघन से विरल में जाए, क्या होगा? विरल में जाएगा तब होगा। क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से मान लो विरल में जाएगी तो क्या होगा? अवलंब से दूर हटेगी। अवलंब से दूर हटेगी तभी तो वो उसी में जाएगी, माध्यम में। ठीक है नहीं, तो ये होता है। और सर आपतन कोण जो होता है, ये आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण, यदि जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी कि किससे हो? क्रांतिक कोण, यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। किससे हो जाए? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। ठीक है नहीं, क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तभी क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है नहीं, तो ये होते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें। क्या होती हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होते हैं हमने बता दिया आपको। इसका मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना, यानी कि परख नली का जल में चमकना। यानी कि परख नली को जैसे हम जल में ले जाते हैं
तो क्या होता है, वो चमकीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का चमकना मतलब हीरा को आप देखेंगे तो बहुत ही चमकता है, यानी कि वो क्यों चमकता है? वो पूर्णांतरिक परावर्तन के ही कारण ही चमकता है। हीरा के बारे में आगे हम बताएंगे, ठीक है नहीं। उसके बारे में ये क्यों चमकता है, किस कारण से चमकता है, इसका आपतन कोण क्या होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना। तब आपको हम ये बताएंगे, तब ये बताएंगे कि आपको ये हीरा चमकता क्यों है। परंतु ये आप अभी ये देख लीजिए कि ये पूर्णांतरिक परावर्तन से कारण ही चमकता है, ठीक है नहीं। अब देखते हैं तीसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना भी क्या है? एक पूर्णांतरिक परावर्तन है। क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो भी क्या होती है? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि उसमें जो सिग्नल को भेजा जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही भेजा जाता है, ठीक है नहीं। और ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आगे हम बताएंगे, ठीक है नहीं। ये भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि ये क्यों चमकता है, किस कारण चमकता है, ठीक है नहीं, उसके बारे में हम बताएंगे। अब इसका पांचवा है मरीचिका का दिखना। आपने रेगिस्तान में देखा होगा मरीचिका सी बनी होती है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, यानी ऐसा लगता है वहां तो कोई तालाब है, इसलिए इसे कहते हैं मरीचिका का दिखना। क्या दिखना है? मरीचिका। इसे कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिराज कहते हैं। मिराज का बनना, ठीक है नहीं। हवा का चमकना, हवा भी चमकती है, ठीक है नहीं। हवा क्यों चमकती है वो भी बताएंगे आपको। और जल का चमकना, क्या होता है? जल का चमकना, जिसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो ये आपको समझ में आए, ठीक है नहीं। परंतु आपको हम बता दें कि चमकता क्यों है, तो हम यहाँ पे एक चीज शॉर्ट में बता दें, आपको याद रहेगा कि अपवर्तनांक जो भी वस्तु चमकती है वो अपवर्तनांक के ही कारण चमकती है, यानी कि प्रोपोर्शनल चमक। किसके? चमक। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसकी चमक भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और चमक कम होगी तो यानी कि उसका अपवर्तनांक भी कम होगा, यानी कि अपवर्तनांक कम तो चमक कम, अपवर्तनांक ज़्यादा चमक ज़्यादा, ठीक है नहीं। तो ये आपको समझ में आया, इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ आए। पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में ये सब हमने बता दिया है। अब बात करेंगे हीरा का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर क्यों चमकता है, मरीचिका का बनना, ये ठीक। तो ये अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।